नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं हूं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ फिर से जुड़े हैं आचार्य आनंद कुमार पटना वाले। आनंद भाई नमस्ते। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आनंद भाई। धन्यवाद। धन्यवाद नन्हे भाई। जी, आज बिहार की कुछ सीटों पे नामांकन शुरू हो गया है। बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स नामांकन कर रहे थे आज, और राहुल गांधी कोलंबिया में सूंघ रहे हैं। तो आरजेडी तो बेचारा तेजस्वी तो फंस गया है। उसका जो 50% का पार्टनर है वो गायब है। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को एक बहुत जैसे बहुत बड़ा सपना नहीं दिखाते हैं, सब्ज बाग स्वर्ग की सैर कराऊंगा वाला सपना दिखाया है। हर परिवार से एक सरकारी नौकरी। अब 14 करोड़ की जनसंख्या है बिहार की। एक परिवार में मान लीजिए 6 लोग, तो हो गई अंदाजा 2.25 करोड़ नौकरियां। ये 2.25 करोड़ नौकरी किस विभाग में देंगे तेजस्वी? मेरा आपसे एक बड़ा ना, एक नन्हे नादान, मेरा नाम भी नन्हे है, तो छोटे बालक के रूप में, एक नादान बालक के रूप में मेरा आपसे सवाल है, और यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्यूटिया कौन, तेजस्वी या बिहारी? देखिए, इसमें आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि तेजस्वी ऐसे अनर्गल बयान दे सकते हैं या दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को देख करके सीखा है कि ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करने का भी फायदा होता है। उनके पिताजी क्या किया करते थे वो सुनिए। उनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव जो थे वो कहा करते थे, गांव में जब ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ सड़क बनवा दो, तो ग्रामीणों ने जब कहा कि सड़क बनवा दो, तो लालू यादव ने कहा था अगर सड़क बन गई तो फिर पुलिस तो धड़ाधड़ आ जाएगी, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा जितना जो इधर उधर वाला धंधा सब है वो सब कैसे चलाओगे? इसलिए सड़क नहीं बनना चाहिए। और गांव वाले मान गए कि सड़क नहीं बननी चाहिए। अच्छा, 1991 में 1991 में एक किसी रैली में, रांची की तरफ कोई रैली थी शायद, उसमें कुर्ते के ऊपर से बनियान पहन के पहुंच गए। बकायदा मंच पे चढ़ गए कुर्ते के ऊपर बनियान पहन के। अच्छा, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं। सचमुच जी। कुर्ते के ऊपर बनियान पहन के स्टेज पे चढ़ गए थे। ये संकर्षण लालू। ठाकुर की जो ब्रदर्स बिहारी किताब वगैरह है ना, उन किताबों में भी अगर आप देखिएगा तो ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। 1991 लालू में ये घटना हुई थी। लालू तो देसी सुपरमैन हो गए। हाँ, तो मतलब पजामे के ऊपर चड्डी नहीं पहनी, बस कुर्ते के ऊपर बनियान पहनी, इतना एहसान किया। तो कुर्ते के ऊपर बनियान पहन के स्टेज पे चढ़ गए और कहा कि ये जो पिछड़ों को अंदर दबा के रखा जाता है और अगड़े ऊपर से चढ़े रहते हैं, ये नहीं चलेगा। अब जो पिछड़े हैं अंदर जो दबे कुचले थे वो बाहर आएंगे, इसीलिए हम कुर्ता के ऊपर बनियान पहन लिए हैं। तो ये उन्होंने स्टेज से घोषणा की थी और इस तरह से उनकी राजनीति जो है वो आगे चलती रही थी। तो भाई, जब बाप ऐसा कर सकता है तो बेटा देख करके क्या सीखेगा? बेटा देख करके तो यही सीखेगा ना कि कुछ भी बोल दो, बोलना है बस, क्या फर्क पड़ता है? जितनी बड़ी मस्खरे भरी वाली बात करोगे उतने ज्यादा लालू यादव टाइप लगोगे, उतना ज्यादा वोट आएगा, यादव वोट। बहुत अच्छा है, क्या दिक्कत है? उसको क्यों नहीं दे वो वैसा बयान? वो ऐसा आई ही ऑब्जेक्ट। बयान देगा। आई आई ऑब्जेक्ट। आप यादव बिरादरी को मस्खरा बोल रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट। पूरा पूरा आरजेडी का जो वोट बैंक है ना वो एम वाई समीकरण से आता है, ठीक है? तो उसमें एम से होता है मोहम्मडन, वाई से होता है यादव। अब इसमें सीन क्या होता है कि इस भाईचारे में मोहम्मडन भाईजान जो है वो वाई वाले यानी यादव वाले भाईजान को जो थे वो चारा बना रहे थे। तो ये जो भाईचारा था ये चल रहा था इस तरह से। तो अभी इस भाईचारे में हो गई है दिक्कत। तो अभी इस भाईचारे में जो चारा वाला हिस्सा है, वाई वाला हिस्सा है, वो अभी भी बचा हुआ है तेजस्वी यादव के पास। और चूंकि वो जो खींचतान शहाबुद्दीन के परिवार के साथ चल रही थी ना,
उसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा जो है वहां से छिटक गया है। अच्छा, एक और चीज क्या होती है, सीमांचल का जो पूरा इलाका था वहां पर एआईएमआईएम का जो वोट था, वो एआईएमआईएम की जो एंट्री थी उसकी वजह से वोट छिटका, और बाद में आरजेडी ने क्या किया कि एआईएमआईएम के जो 4-5 विधायक जीत करके आए थे उसमें से ज्यादातर विधायकों को तोड़ा और अपनी पार्टी में मिला लिया। तो अब एआईएमआईएम पे हमला करने के लिए भी जानी जाती है आरजेडी, और एआईएमआईएम भी जो है वो इसके ही वोट बैंक पे हमला करती है। तो पूर्वांचल सीमांचल वाला जो एरिया होता है उस एरिया से भी पूरा एम जो है वो इनके हाथ से निकल गया। तो एम वाला हिस्सा जो है ना, इनके पास से बहुत बड़ा वाला हिस्सा छिटक गया है। तो बचा क्या इनके पास, एम वाई समीकरण में वाई ही बचता है, तो वही वोट बैंक बचा ना। अभी जो 70 सीटें पिछली बार लेकर के आए थे, इस बार उन पर भी आफत होगी, क्योंकि इसमें से कई सीटें ऐसी थी, 23 के करीब सीटें ऐसी थी जो 500 से 5000 मतों के अंतर से जीत हार जहां पर तय हुई। तो ये जो 23 सीटें हैं डवाडोल वाली, ये 23 की 23 सीटें जो है वो गड़बड़ा जाएंगी अगर एम जो वोट है वो इस बार इनके पास नहीं आया तो। इसलिए मैं जरा जितना आप आंकड़े उल्टा देख रहा बयान था। देंगे उतना इनका फायदा होगा, आप ऐसे समझ लीजिए। जी, मैं ना कुछ आंकड़े देख रहा था कि जब 2015 में नीतीश बाबू नाराज हुए थे हैं, और बीजेपी से इतर हटके आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, और आरजेडी को फिर से उन्होंने आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में ले आए, फिर अंत में आरजेडी उस मेडिकल कॉलेज का डीन हो गया है। एक आदमी जो आईसीयू में वेंटिलेटर पे सांसें ले रहा था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसको वीसी बना दिया यूनिवर्सिटी का। नीतीश बाबू ये गलती एक बार कर चुके हैं, इस बार अब नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था ना कि 2015 में गलती हुई, मैं मानता हूं, लेकिन 2020 में 2015 की तुलना आरजेडी का करीब 4.5% वोट बढ़ा और बीजेपी का करीब 5% वोट घटा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब नीतीश बाबू और बीजेपी मिलके चुनाव लड़े तो भी इनका 5-7% वोट घट गया, उसका 5-7% वोट बढ़ गया है। तो यहाँ इसके देखिए, पीछे क्या? यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि बिहार के भाजपा कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। भाजपा कार्यकर्ता जो बिहार का है उसके लिए मुश्किल क्या होती है कि लोकसभा चुनाव के टाइम पर वो बड़ी आसानी से समझा सकता है कि मोदी को वोट दो, और जनता भी एक बार में जिसके पास हो जाता है, जिस दरवाजे पे हो जाएगा कार्यकर्ता, चुनावी कार्यकर्ता है, प्रचारक है, छोटा कार्यकर्ता है, विधायक है, सांसद है, किसी भी स्तर का राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वो जैसे ही वोट मांगने जाएगा और कहेगा मोदी को वोट दो, जनता राजी हो जाती है। 90% लोग राजी हो जाते हैं, बड़ी आसानी से जीत मिल जाती है। जैसे ही विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो जो बिहार का भाजपा कार्यकर्ता है उस बेचारे के लिए ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि भैया मोदी तो यहाँ आएगा नहीं, फिर तुम जो वोट मांगने आए हो तो किसके लिए, सम्राट चौधरी के लिए। जी अब सम्राट चौधरी के नाम पे बड़ी दिक्कत होगी। क्या है कि सम्राट चौधरी जो है वो पहले होते थे आरजेडी में, जी आरजेडी से गए जेडीयू में, जेडीयू से आ गए हैं भाजपा में। पिताजी भी इनके जो है वो खानदानी टाइप हैं, तो वंशवाद का आरोप भी आ जाता है। तो मतलब ये ऐसे नेता नहीं है जो भाजपा में भी सर्वमान्य हो। भाजपा पार्टी के नेता ही आपस में जो है वो इनको अपना नेता मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसमें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन भाजपा के लिए क्या है कि 5% कोई वोट का लालच ऐसा है कि वो सम्राट चौधरी से किनारा नहीं कर सकती। ऐसे ही फिर संजय जायसवाल और फलाने जायसवाल और चिलाने जायसवाल ये लोग आ जाते हैं। इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के उतने ही आरोप रहते हैं, लेकिन इनसे भी किनारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किनारा कर लेंगे तो जायसवाल यानी जो बनिया वोट होता है उस पे खतरा पड़ जाएगा। ऐसा ही फिर आगे आइए तो फिर कहीं पर कोई और यादव वोट पे खतरा हो जाते हैं, कोई और किसी और समुदाय के वोट पे खतरा। तो अंत में होता क्या है कि बिहार भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसको आगे किया जाए, और जैसे ही ये चेहरे आगे आते हैं तो फिर समझ में आता है कि भाजपा कार्यकर्ता जो बाकी सारे दलों पर आरोप लगा रहा था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा तो वो भ्रष्टाचार वाले यहाँ पे ही हैं, अपराध कर्मी होने का आरोप लगाएगा तो वो भी यहाँ है,
आप अनैतिक होने का, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल करते रहने वाले का आरोप लगाएंगे, परिवारवाद का आरोप लगाएंगे, तो वो भी यहाँ पे है। तो ये सारे के सारे अवगुण जो बाकी जगह भाजपा दिखा करके दूसरी पार्टियों में वोट लेती है, वो सारी खराबियां बिहार भाजपा में मौजूद है। तो बिहार भाजपा का जो कार्यकर्ता है, वो जिस भी स्तर का कार्यकर्ता हो, वो मोदी नाम केवलम के अलावा और कोई जाप ही नहीं कर सकता है। वो जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए। इसके अलावा उसके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये समस्या हो जाती है। तो इसलिए भाजपा का वोट बैंक जो है वो गिरेगा बिहार, उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो आप वोट बैंक गिरते हुए देख रहे हैं, तो सिर्फ वोट बैंक गिर गया इस चीज को मत देखिए, वोटर्स में जो अंतर आया है उसको भी देखिए। मान लीजिए 45% वोटिंग हुई थी कहीं पे, और उसमें एक्स परसेंटेज आया था भाजपा को, वाई परसेंटेज आया था आरजेडी को, और मान लीजिए 45% के बदले वहीं पर 55% वोटिंग हो जाए, तो उसके बाद जो है वो एक्स के और वाई के में वोट में कितना अंतर आ गया, ये देखना जो होता है वो फिर उसके बाद आपको समझ में आता है कि एक्चुअली यहाँ पर वोट का मतलब, वोट देने वालों की गिनती बढ़ते ही क्या भाजपा के वोट बढ़ जाते हैं या नहीं बढ़ जाते, ये आपको तुरंत दिख जाएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे कि युवा वोटर जहां पर भी बढ़ रहे हैं, युवा वोटर्स की गिनती जहां पे बढ़ रही है, वहां पे आपको दिखेगा कि भाजपा का वोट बैंक बढ़ गया। जहां महिलाओं की गिनती बढ़ रही है, वहां पे आपको दिखेगा कि जदयू का वोट बैंक जो है वो बढ़ गया। दूसरी जगहों पर जहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे आपको आरजेडी का वोट बैंक बढ़ता हुआ दिख जाएगा। तो उस डेटा को थोड़ा और गौर से देखे जाने की जरूरत है। टीवी वालों की तरह मत देखिए, वो जिस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है, समझ में कुछ भी नहीं आता। जी, अब मैं ना जरा आंकड़े देख रहा था इधर आनंद भाई, हाँ। तो मैंने एक चीज देखी है कि 95 में आखिरी बार लालू जी की सरकार बनी, फिर 2000 का इलेक्शन आया, लेकिन उस इलेक्शन में भी राबड़ी देवी को 124 सीट आ गई थी। राबड़ी देवी के पास बीजेपी और नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें थी। इन दोनों के पास शायद मिला के 100 सीट थी, वो अकेले 125 सीट 120 सीट लेके बैठी थी, 124 सीट लेके हैं। ये मैं फरवरी के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, फिर नहीं, हाँ मैं 2000 के दो इलेक्शन बार की बात कर इलेक्शन रहा हुए हूँ। थे, दो बार नहीं, फिर इलेक्शन हुए पांच थे उस में दो साल। बार हुए, 5 में 2 बार हुए, उसमें भी 75 सीट पा गई है, और वोट परसेंटेज मेंटेन कर रखा था अपना। 2005 में तो 2 बार इलेक्शन हुआ, अक्टूबर में फिर इलेक्शन हो गया था ना, उसमें फिर नीतीश कुमार को सीटें आ गई थी और बीजेपी को सीट आई, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था राबड़ी देवी को, शायद 50, 52 या 54 सीटों पर रह गई थी। लेकिन एक बात बताइए ना, वोट परसेंटेज, मैं आज तक सारे चुनाव देख रहा था कि राबड़ी देवी या लालू और नीतीश, जो पार्टी है राबड़ी देवी की, ये अपना 18, 20, 22, 24% का वोट मेंटेन कर रही है। भाई 18% के नीचे कभी नहीं गई। महाभ्रष्ट थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे, आईएएस की बीवी चंपा बिस्वास के साथ क्या क्या हुआ, उसके बाद और क्या क्या हुआ, वो शिल्पी गौतम केस जो दिल्ली में साधु यादव के गैरेज, उसके बाद चारा घोटाला, चारा चोर, फलाना ढिमकाना, क्या क्या देखिए नाम दिए इस गए। रुक जाइए, इस मामले में हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि आपका रंग रूप क्या है, कपड़े आपने कैसे पहने हैं, ये ना बाहर से दिख जाता है, लेकिन आपका चरित्र कैसा है ये बाहर से नहीं दिखता। तो चरित्र कैसा है ये कैसे देखिएगा, इसको देखने का एक बहुत आसान तरीका होता है, उस आदमी के विधायक का, उसके सांसद का, उसके मुखिया का, उसके वार्ड कमिश्नर का, ये सब का नाम वाम पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस आदमी का चरित्र कैसा है। तो कपड़ों से जैसे दिखाई देता है ना, वैसे ही रूप रंग वगैरह दिखाई देता है, वैसे ही चरित्र जो होता है ना किसी का, वो उस आदमी के विधायक से, सांसद वगैरह से दिखाई देता है। तो ये जो सारे अपराध कर्मी चुन चुन करके आ रहे थे ना, तो असल में ये किसी बाहर से कहीं जादू से नहीं आ जा रहे थे। बिहारियों का चरित्र ही ऐसा था कि वो ऐसे लोगों को चुन चुन करके भेज रहे। वो इतने ही जातिवादी थे मतलब आप कि कहना अपनी चाहते हैं जात के नाम पे कि उनको लगता था कि मेरी जात के नाम पे ये जो गुंडा है,
ये मेरी जात का है इसीलिए बहुत अच्छा है, किसी और मतलब आप जात ये का कह होता तो रहे बहुत हैं गुंडा होता कि फिर। चोर, डकैत, गुंडा, बदमाश, माफिया, किडनैपर ये बिहार का चरित्र है। हाँ, वाह, ये चरित्र, मानना पड़ेगा साहब। मूल चरित्र। चल, अब जरा इसको वापस मूल छुपा विषय पे करके आते ढक हैं। करके वो बैठा रहता है, ठीक है। अब क्या है कि हथकड़ी का डर हो, डंडे का डर हो, जेल जाने का डर हो, तो वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। जैसे ही ये डर उसके सिर पर से हटता है, आपको तुरंत उसका ये चरित्र जो है वो नजर आ जाएगा। तो ये चरित्र है, उसके मूल में, उसके अंदर में है ये घुसा हुआ। और ये जो है वो आपको उसके विधायक में नजर आता है, ये आपको उसके सांसद में नजर आता है। बहुत आसान, आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा जो क्रिमिनल होगा ना किसी इलाके में, वो एक बार जीतेगा, और उसके बाद जो है ना, जो अच्छा वाला जो कैंडिडेट होगा उसको अगर आप खड़ा करेंगे वहीं पर से, तो आप पाएंगे कि उसकी तो जमानत जब्त हो गई। कोई बढ़िया सा स्कूल शिक्षक जो होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, और जो सबसे मतलब उस वक्त भी जेल में बैठा हुआ हो, और उसके बाद मुकदमा लड़ जाए, वो चुनाव लड़ जाए, मुकदमा चल ही रहा है, जब तक फैसला आएगा तब तक में वो विधायक बन के, और फिर उसके बाद विधायकी खत्म हुई तो पेंशन वगैरह चालू हो गई, जेल में पड़े हुए हैं, पेंशन आ रही है विधायक जी की। जी, ये तो मैं मानूंगा आनंद भाई आपकी बात कि आदमी जैसी खुद प्रवृत्ति का होता है ना, वो नेता, आइडल है, वो उस टाइप का ही ढूंढता है। आपकी बात एकदम सत्य है कि अगर मेरी प्रवृत्ति में थोड़ी सी भी हिंसा, थोड़ा माफियागिरी, थोड़ा दबंगई है, तो फिर मैं उस टाइप का नेता ही पसंद करूंगा। मुझे शिक्षक या कोई बहुत स्कूल टीचर या कोई प्रोफेसर मुझे पसंद नहीं आएगा, कोई समाज सेवी मुझे पसंद नहीं आएगा। मुझे तो वो उस रंगदार में, उस माफिया में ही अच्छा लगा भैया जितना ना। अब जरा मूल सवाल में वापस आता हूं भाई। तेजस्वी यादव ने एक पैंतरा चला, एक चाल चली, एक ऐसा झूठ बोला है जो सबको पता है कि ऐसा। अब 2 करोड़ नौकरी आप पूरे हिंदुस्तान में, मोदी जी तो वादा कर नहीं सकते एक बार में देने का, एक कार्यकाल में मैं 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, ये वादा मोदी जी नहीं कर सकते हैं। तो तेजस्वी कहां कर देंगे। चलिए, तेजस्वी ने एक गप मार दी, उसको हम गप मान के, एक बच्चा, अबोध बालक, तेजस्वी उम्मी है ना, अभी दूध पीते बच्चे, अंगूठा चूसते हैं अपना है। अब निप्पल पीने को तो मिलता नहीं, तो अंगूठा चूस के काम चलाते हैं। तो तेजस्वी उम्मी है, उम्मी ये बात कर रहा है, ठीक है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उनके एक गधे पार्टनर ने, हैं, अगर ये बयान दे दिया है तो राहुल गांधी को इसमें कुछ करना चाहिए। राहुल गांधी कोलंबिया में बढ़िया वाली कोलंबियन COCA। इसको देखिए, इसका जो तकनीकी पक्ष है ना, अगर इसका जो तकनीकी पक्ष है वो समझना है, तो इसको ऐसे समझिए कि नाजी जो हुआ करते थे, हिटलर जो हुआ करता था, उनका जो प्रचार तंत्र चलता था, उस प्रचार तंत्र को चलाता था गोएबेल्स नाम का एक आदमी। तो गोएबेल्स जो गोबल्स। था, उसने जो दुष्प्रचार के या प्रोपोगंडा के जो सिद्धांत बनाए थे, उसमें से एक सिद्धांत होता था कि किसी झूठ को बार बार दोहराना है और बड़ा झूठ बोलना है। मतलब अगर हम कहेंगे कि वोट चोरी हो गए, तो 2-4 हजार वोट चोरी हो गए, 2-4 लाख वोट चोरी हो गए, नहीं 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 नहीं, 2-4 करोड़ लोग के वोट चोरी हो गए। पिछड़े दलित जितने थे ना, उनके वोट चोरी कर लिए, 27% का वोट चोरी कर लिया मोदी ने। 3 करोड़ वोट चोरी हो गए बिहार से। झूठ बोलना है तो बड़ा बोलना है। ऐसे ही जब बोलना है नौकरी देंगे, हमने नौकरियां बांटी, कितना नौकरी बांटे भाई, 5 लाख नौकरी बांटे। पंचर हो गया थोड़े दिन में झूठ, अब नया झूठ बोलना पड़ेगा, और बड़ा झूठ बोलेंगे, एकदम बढ़ा के बोलेंगे, ढेर नौकरी देंगे, एकदम छिड़क के नौकरी देंगे, घर घर में से पकड़ पकड़ के खींच के लेकर के आएंगे, और उसके बाद नौकरी देंगे। कैसे नहीं करेगा नौकरी, चल ले सरकारी नौकरी, लेना पड़ेगा सरकारी नौकरी। तुम्हारे पूरे खानदान में एको आदमी सरकारी नौकरी नहीं करता है। तुम जैन लोग जो है ना, मेरा परसेंटेज खराब किए हुए है। बिहार में अगर देखिएगा तो कुछ जैन समुदाय जो होते हैं, उनकी आबादी 0.0% इस तरह करके, मतलब बहुत नीचे 1% करके जाती है। अगर खोजिएगा उनको सरकारी नौकरियों में, तो सिख समुदाय का कोई बिहार सरकार की नौकरी में, या जैन समुदाय का कोई बिहार सरकार की नौकरी में शायद ही आपको मिल पाए। क्या है बिहार सरकार का, कि बिहार सरकार अल्पसंख्यकों के लिए जो भी योजनाएं बनाती है ना, उसमें सारा का सारा लाभ जो होता है
वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को होता है, न तो ईसाई समुदाय को कुछ मिलता है, न जैन समुदाय को कुछ मिलता है, न सिख समुदाय को कुछ मिलता है। तो ये बड़ा वोट बैंक भी नहीं है, वो 30% के लगभग का वोट बैंक है, ये लोग मिलकर के 3% भी नहीं होंगे ठीक से। तो यहाँ पे वो समस्या है, इसलिए इस प्रश्न को जाने देते हैं, हम लोग वापस चलते हैं अपने मूल मुद्दे पे। तो ये जो गोएबल्स कहा करता था बड़ा झूठ बोलो, तो यहाँ पर भी वही बड़ा झूठ बोलने का सिद्धांत जो होता है, इसको कॉपी किया कम्युनिस्टों ने। कम्युनिस्टों की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी नाजियों से। अभी अगर आप अभी का दौर देखेंगे तो जो जितने कम्युनिस्ट आपको छोटे छोटे विचारक, चिंतक, भाषण लिखने वाले, तो मीडिया कर्मी ये सब होते हैं, वो सब आपको कांग्रेस की आईटी सेल के लिए काम करते हुए दिखेंगे। तो इन लोगों ने कांग्रेस को सिखाया, कांग्रेस से जो है ये बड़ा झूठ बोलो वाली जो तकनीक होती है, गोएबल्स वाली जो तकनीक होती है, ये आ गई आरजेडी के पास। तो आजकल आरजेडी यूज कर रही है। तो गोएबल्स के तरीके जो थे, नाजियों के तरीके जो थे, ये वो है। इनको देख करके कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही होगा। अगला झूठ जो ये बोलेंगे वो भी ऐसा ही बड़ा सा झूठ होगा। आप 2-4 दिन प्रतीक्षा कर लीजिए, 2-4 दिन में फिर से आपको कोई ऐसा ही बड़ा सा झूठ सुनाई देगा। जैसे उस समय 65 लाख या कितना 1 करोड़ 39 लाख वोटरों के वोट चोरी हो गए थे, वैसे ही अभी जो है वो हर परिवार में एक एक आदमी को, जिस परिवार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं होगी, उस परिवार के एक न एक आदमी को सरकारी नौकरी हम दे के रहेंगे, पकड़ पकड़ के देंगे। ऐसे कैसे नहीं लेगा सरकारी नौकरी? सर ये तो वही बात हो गई, मोदी जी निकाले हर घर जल योजना, तेजस्वी निकाले हर घर कलेक्टर योजना। सर लड़के कलेक्टर योजना हर एकदम घर कलेक्टर। जैसे वो था ना, एक फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो, कोई फिल्म बनी थी उसमें होता था ना, शाहिद तो वैसे कपूर ही था टाइप से शायद। होगा, खुला दरवाजा निकला डीएम। मतलब इसका सर दरवाजा बड़ा खुला तो आसान यहाँ का तरीका डीएम है निकल रहा है, उसका सर, दरवाजा खुला तो वहां से भी एक डीएम निकल रहा है। बड़ा आसान तरीका है। सैफई नाम का एक गांव हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी क्या, यही अपने इटावा है। तो उस गांव से हुए मुलायम सिंह यादव, मौलाना अखिलेश यादव। तो उन लोग की ये स्कीम थी कि अगर 2017 में रिपीट कर जाते तो सैफई को जिला घोषित कर देते। तो सर एक काम करें तेजस्वी, एक कदम आगे बढ़े, हर घर जिला, हर जिले में सर एक कलेक्टर। अब सर हाँ, कलेक्टर की नौकरी देनी है सर। कलेक्टर्स की गिनती तो बढ़ जाएगी फिर। हाँ, हर घर कलेक्टर। छोटा छोटा जिला बना दो। बिहार में अभी 40 जिले हैं, 80 जिले अगर हो जाएं तो 80 कलेक्टर की जरूरत पड़ेगी। सर और 80 80 कलेक्टर ही नहीं नहीं, सर, 80 सवा हर दो ग्राम में करोड़ चाहिए ना फिर। कलेक्टर, 2.25 करोड़ हर घर कलेक्टर सर, हर घर कलेक्ट्रेट। सैया हुए कलेक्टर अब डर काहे का। अच्छा, झगड़ा फिर अभी अभी जैसे झगड़ा हुआ करता है थाने में, इधर के थाने और उधर के थाने में झगड़ा हो जाता है कभी कभी, कि ये जो लाश पड़ी हुई है ये हमारे थाने के एरिया में नहीं है, तुम्हारे थाने के एरिया में तुम उठवाओ। उधर वाला थाना कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे एरिया में है ये लाश, तुम ले जाओ। तो ये झगड़ा होता है कभी कभी थानों में। वैसे ही वहां पे चला करेगा जिलों में झगड़ा, नहीं नहीं ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है ना, ये फलाने डीएम साहब का है, उनसे कहो कि वो सीढ़ी के डीएम साहब तो वो हैं। तो सीढ़ी के डीएम साहब जो है कहेंगे नहीं नहीं, ये सीढ़ी के डीएम साहब की गलती ही नहीं है, फेंक करके जो है वो तो फर्स्ट फ्लोर वाले डीएम साहब गए हैं, तो फर्स्ट फ्लोर वाले डीएम साहब को बोलो। तो डीएम और डीएम डीएम जो है वो 3 डीएम जो है वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर और सीढ़ी के बीच में झगड़ा कर रहे होंगे, क्योंकि 3-4 डीएम तो चाहिए ही ना। एक सीढ़ी जिला मैनेज हाँ करेगा, सोच एक के देखिए फर्स्ट सर, फ्लोर जिला मैनेज करेगा, एक ग्राउंड फ्लोर हंसी जिला हंसी मैनेज मजाक, करेगा। हंसी मजाक का पार्ट आनंद भाई, तेजस्वी यादव ने कैसे जैसे मूर्खों वाली बात की ना। आप हर घर को सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे? अच्छा क्राइटेरिया क्या होगा? भाई नौकरी देने के लिए आनंद भाई, आपने भी पढ़ाई की है, मैं भी नौकरी करता हूं, दुनिया नौकरी करती है। क्राइटेरिया होता है सर, एक जॉब के क्वालिफाई करने के लिए सर एक क्राइटेरिया होता है, एक मापदंड होता है। आप कौन सा मापदंड इस्तेमाल करोगे? किसी को नौकरी सर किस किस बिना पे दे दोगे? अरे सर कोई
मतलब कोई स्कीम थोड़ी बट रही है कि आओ और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेते जाओ। तो तेजस्वी यादव ने प्रदेश को या देखिए तो आपके एक जो रखा है। बेसिक क्वालिफिकेशन होती है ना कोई बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही। किसी न हाँ। किसी बेसिस पे आप चेक कीजिएगा, किसी न किसी क्राइटेरिया पर आप परखिएगा। आप कहिएगा कि हाँ ठीक है, तुम कुछ मत करो। जैसे बिहार में एक योजना होती है, बिहार में एक सरकारी योजना होती है जिसमें कहा जाता है मेडल लाओ नौकरी पाओ। इस योजना का नाम है मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। इसमें अगर कोई भी खिलाड़ी जो है वो कोई मेडल लेकर के आ गया, अगर राष्ट्रीय स्तर का या अंतरराष्ट्रीय स्तर का, तो उसको भाई नौकरी पक्का उसको मिल जाएगी। तो अब मान लीजिए कि उसको नौकरी अगर दे दी गई, कोई नहीं पूछता कि भैया तुम मैट्रिक पास थे या 8वीं पास थे, कि तुम 12वीं तक पढ़े थे, कि तुम्हें 6ठी में पढ़ाई छोड़ करके तुम खेलकूद में ही लगे रहे। कोई नहीं पूछता। तो वैसे ही अगर वैसे टाइप से नौकरी नहीं बांटनी है आनंद भाई, मैं आपकी तो जानकारी उसमें भी दुरुस्त तो कर दूं, आपको ऐसा एक नहीं है। उसमें भी आपको एक बेसिक क्राइटेरिया चाहिए कि मेडल आनंद लेकर के भाई आना नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, आपका इसमें फिर मैं आपकी जरा थोड़ा सा आपको मैं एक छोटा बोध वाला आपको एक ज्ञान की बात बताऊं। उसमें ऐसा है कि अगर तो ग्रुप डी की नौकरी लग रहे हो तो 10वीं पास पे चल जाओगे। ग्रुप सी में भी अगर हो तो भी 10वीं 12वीं पास पे चलोगे। लेकिन अगर सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर या डिप्टी एसपी लग रहे हो, इन रैंक्स की जब आप बात करेंगे ना, तो आज अगर आप 12वीं पास है भी तो उसमें सरकार फिर आपको मौका देती है 3 साल का कि भैया अगले 3 साल में ग्रेजुएशन कर लो। हाँ, 3 अगले साल तीन में तुम साल डिग्री में ला करके दे दो तो ठीक है। हाँ, ज्वाइन आज कर लो, 12वीं के सर्टिफिकेट पे कर लो, ज्वाइन लेकिन आज आज कर से लो, तीन लेकिन चार तुम साल के इ, अंदर। इ, इतने दिन का समय दिया गया तुमको, इतने दिन में तुम्हें हाँ, पेपर लाके दिखा 3 साल देना। 4 साल, कभी कभी 5 साल भी उसको कर देती है गवर्नमेंट एक्सटेंड कि भाई खिलाड़ी खेल रहा था, खेल में एक्टिव था, समय नहीं मिल पाया, पता चला जब उसका एग्जाम था सेकंड सेमेस्टर का तो ओलंपिक्स गया हुआ था, एशियन गेम्स गया हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा था, किसी कंपटीशन में फंसा हुआ था, तो कोई बात नहीं बेटा, उसमें 1-2 साल का एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन अंततः आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री वहां प्रोड्यूस करनी पड़ती है। लेकिन अब भाई तेजस्वी हैं, इनके बाप जब भैंस का चारा तो खा सकते हैं यहाँ जानवर। यहाँ पे यहाँ वही तो कह रहे हैं ना कि देखिए खिलाड़ियों में भी, अगर खिलाड़ी में भी आप देखिएगा कि आपने खिलाड़ी को भी जब नौकरी दी तो आपने एक बेसिक क्राइटेरिया रखा ना कि मेडल लेकर के आओ, उसके बाद देंगे। एक बेसिक क्राइटेरिया फिक्स्ड वाला क्राइटेरिया तो था ही। अब फिक्स हाँ वो वाला तो है। क्राइटेरिया जब पार हो गया तो उसके बाद तुमने कहा कि भाई ठीक है, देखो भाई ऐसा है कि मेडल तो तुम लेकर के आ गए हो, तुमको नौकरी देंगे, लेकिन पढ़े लिखे तुम इतने हो इसीलिए इस ग्रेड की नौकरी देंगे। इस तरह से आगे फिर बात होती है। लेकिन जो भी हो, एक बेसिक क्राइटेरिया सेट होता है। तो यहाँ पे वो भी बेसिक क्राइटेरिया भी सेट नहीं है। मतलब किसी को भी दे देंगे, तो हर एक आदमी को अगर आप दे देंगे तो क्या करेगा वो और क्या नहीं करेगा या क्या कबाड़ा करेगा, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं होता है। क्योंकि अगर उस आदमी को देने के लिए आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ अधिकार है, कोई कर्तव्य है ही नहीं, तो फिर वो कैसा अराजक होगा वो तो आप सोच लीजिए। इसको तानाशाह कहा जाता है। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो ये सब समस्याएं हैं। लेकिन अब समस्या ये भी है कि ये बातें तब समझाई जा सकती है जब कोई आपसे 5 मिनट बात कर रहा हो। लेकिन तालियां जो बजनी है ना, वो तालियां तो खाली इस बात पे बज जाएगी हर घर में एक एक आदमी को नौकरी देंगे। ये तो 30 सेकंड जोड़ने के बाद उस बेचारे को समझ में आएगा ना कि हर घर में एक नौकरी का मतलब 2 करोड़ नौकरी। 2 करोड़ नौकरी तो पूरे बिहार में है ही नहीं। ये तो थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। उस समय तो तालियां बज गई, उसके जी। बाद तो रील कट गया और वो रील वायरल हो रहा है। वो तो चलिए, चलिए आनंद भाई, आपने समय दिया बहुत, उसके लिए धन्यवाद। तेजस्वी यादव ऐसे ही बिहार की जनता को बुड़बक बनाते रहे, ए बुड़बक। चलिए, बाकी भाजपा वहां गजबज के आ रही है, एनडीए गठबंधन जीत रहा है। पब्लिक जो अब जनता रिजल्ट सामने आ ही जाएगा, 1-1.25 महीने की बात और रह गई है। आनंद भाई बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बिहार में जब कुछ नया होता है तो मैं आनंद भाई के पास भागता हूँ, क्योंकि आनंद भाई पटना में बैठे हैं, कलेक्ट्रेट से, पटना विधानसभा से एकदम बगल में है, तो इनके पास एकदम सटीक और अचूक सूचना होती है, जो आनंद भाई हमारे साथ हमारे पटल पे साझा करते हैं। आनंद भाई बहुत धन्यवाद आपका। अन्य किसी विषय पर जल्दी आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।